नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका जीव विज्ञान एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता से संबंधित जो जानकारियां हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी और पिछले लेक्चर में, इससे बिल्कुल पिछला लेक्चर जिसमें हमने बात की थी मेंडेलिय विकार की, मेंडेलिय विकार पूरे नहीं हो पाए थे। जो मेंडेलिय विकार मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, जैसे फिर से हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारा पाठ है, हमारा टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इसमें हमने जो मेंडेलिय विकार पढ़े थे, जो मेंडेलिय विकार हमें पढ़े और पढ़ने हैं, इनमें जैसे हीमोफीलिया के अलावा फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन दो को हमने डिस्कस किया था। परंतु अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं सिकल सेल एनीमिया को, वर्णांधता को, रंजकहीनता को। इन सभी को हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सरल है। अगर आपको समझ में आया तो ये भी बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, टफ नहीं है और सरल से हैं बिल्कुल। हाँ, बस ये होता है कई बार कि आप कुछ चीज़ों को कई बार पहली बार पढ़ते हैं। जब आप किसी भी टॉपिक को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई भी सूचना आप पहली बार देख रहे हैं, तो उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। अगर आपको अच्छे समझ में आई है तो उसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप समझें इसको, ध्यान से देखें और ध्यान समझें। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले विकार की ओर। हमारा अगला विकार और आज का पहला विकार है दात्र कोशिका रक्त अल्पता। अब ये दात्र कोशिका रक्त अल्पता क्या है? ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया एक शब्द यहाँ आपको दिख रहा है, एनीमिया। तो यहाँ पर एनीमिया शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। एनीमिया का मतलब क्या होता है? आपने कभी सुना होगा। एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। एनीमिया को हिंदी में हम बिल्कुल सरल भाषा में कह सकते हैं खून की कमी। हमारी जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में हम इसको खून की कमी कहते हैं। अब ये खून की कमी कैसे होती है? ये कई प्रकार की होती है। एनीमिया कई प्रकार का होता है जो हमें हो सकता है या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे है खून की कमी वो मैं आपको बताऊंगा। खून की कमी के अंदर सबसे पहले, जैसे आपके शरीर में अगर आरबीसी की संख्या कम है, आपके शरीर में अगर आरबीसी की संख्या कम है, तब भी वह एनीमिया खून की कमी कहलाएगा। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम है, तब भी वह खून की कमी या एनीमिया कहलाएगा। आपके शरीर में आपकी आरबीसी, आपका हीमोग्लोबिन अगर विकृत हो गया है, वह अगर विकृत हो गया मतलब टेढ़ा हो गया है, जो अपनी ओरिजिनल संरचना थी उस संरचना से हट चुका है, तब भी उसे सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। सिकल सेल एनीमिया तो वैसे कौन सा है हम बात करेंगे, लेकिन मैं तो बस आपको बता रहा हूँ एनीमिया क्या होता है, खून की कमी क्या होती है। अगर आपका रक्त ऑक्सीजन के परिवहन में सक्षम नहीं है, तब भी उसको हम बोलचाल की भाषा में, हमारी सामान्य भाषा में खून की कमी कह देते हैं और कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खून की कमी का अर्थ आप समझे। खून की कमी का अर्थ क्या है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो रहा। ठीक है, तो खून की कमी का मतलब जब हमारा, इसमें एक ये भी हो सकता है जब आपका रक्त वाकई में कम हो गया है। खून की कमी का मतलब तो क्या है? खून कम होना। ठीक है, रक्त की कमी, रुधिर की कमी, जब रुधिर कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार हम अपनी बोलचाल की भाषा में, जब आपके रक्त के अंदर आपके रुधिर का कार्य, एक बड़ा कार्य, वैसे तो कई कार्य लेकिन उसमें से एक मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, गैसों का परिवहन, तो ऑक्सीजन को ले जा रही है आरबीसी। तो खून में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमारे गैसों का परिवहन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप खून की कमी कह देते हैं। ठीक है, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को तो क्या पता हम लोग साइंस पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए, उनके लिए तो हम सब बिल्कुल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें नहीं पता कि हम लोग भी साइंस पढ़ रखी है इतनी, आपने और हमने। तो यहाँ पर वो लोग सीधा सा बता देते हैं आपको कि आपके खून की कमी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये है क्या? इसको हिंदी में कहा जाता है दात्र कोशिका रक्त अल्पता। यहाँ इसको दात्र कोशिका रक्त अल्पता आप कह सकते हैं। ये एक अप्रभावी अलिंग गुणसूत्रीय विकार है।
देखिए प्रभावी अप्रभावी क्या है, आप मेंडल को याद करें, ये मेंडली विकार है, जब तो मेंडली विकार है तो मेंडल को याद करना ही होगा आप लोगों को। याद करें, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कैसे आप किसी विकार को अप्रभावी कह सकते हैं और कैसे किसी विकार को आप प्रभावी कह सकते हैं। ठीक है, अप्रभावी का मतलब क्या है? अप्रभावी वे होते हैं जो समयुग्मजीय अवस्था में ही दर्शाते हैं स्वयं को। जैसे मैं यहाँ नीचे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के अंदर मैंने लिया कैपिटल टी, मैंने लिया स्मॉल टी और मैंने लिया कैपिटल टी। ये तीन स्थितियां मेरे पास है। तो पहली जो स्थिति है जहां पर मैंने कैपिटल टी को लिया है, तो यहां जो पहली स्थिति है जिसमें मैंने कैपिटल टी को लिया है, तो यहां पर ये पौधा अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये पौधा लंबा है, ये पौधा अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये पौधा कैसा है? लंबा है। यहां पर ये पौधा अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है स्मॉल टी वाला, और ये पौधा बौना है। परंतु यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पौधा अपना लक्षण, ये मटर का पौधा है मेंडल वाला, बाइसम सटाइवम, उद्यान मटर। ठीक है, याद आया आप लोगों को, है ना? इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पौधा कैसा होना चाहिए? अब पढ़ लिया है, तो मेंडल ने बताया था ये पौधा लंबा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल टी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा। यहाँ पर स्मॉल टी, इस पौधे में स्मॉल टी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो ये कब प्रदर्शित होगा? इस स्थिति में। इसको कहते हैं समयुग्मजी। ये समयुग्मजी है। यहाँ पर इसकी हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसको। ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, लेकिन ये यहां पर विषम युग्मजी है। ठीक है, तो यहां पर दो समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी दिख रहा है। तो समयुग्मजी स्थिति में ही जो अपने आप को शो करता है, ऐसा जीन जो सिर्फ समयुग्मजी स्थिति में ही अपने आप को प्रदर्शित करता है, वह अप्रभावी है। कैसा है वह? अप्रभावी। विषम युग्मजीय स्थिति में वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर से सुने, वह जीन जो अप्रभावी किसको कह रहे हैं? जो विषम युग्मजीय स्थिति में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर रहा, उसे आप अप्रभावी कहेंगे। तो यहाँ पर ये विषम युग्मजीय स्थिति में स्मॉल टी उपस्थित तो है लेकिन स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर रहा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा अप्रभावी। तो यहाँ भी ये स्थिति है। यहाँ पर आपके पास में तीन स्थितियां, यहाँ पर जैसे दे रखा है, ये किसको होगा? जिसके अंदर HBS एलील वाले समयुग्मजी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर समयुग्मजी। ठीक है, अभी HBS क्या है? एक्चुअल में ये हीमोग्लोबिन पर होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन पर होता है, इसीलिए इसको HB लिया है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पर होए इसलिए HB ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर इसका जीन, उसके गुणसूत्र के ऊपर इसका जीन उपस्थित होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जीन की संभावनाएं कौन कौन सी होती? तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन यहाँ मिलते हैं। वो कॉम्बिनेशन है HBS, HBA, HBS। इसको वैसे हम अगली स्लाइड पर लेंगे, उसको वहाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे हम। और इसी प्रकार से तीसरी स्थिति है HBA, HBS। तो यहाँ पर ये सबसे पहली स्थिति HBS, ये तो है समयुग्मजी, ये भी है समयुग्मजी, परंतु ये है विषम युग्मजी। तो यहाँ पर ये किसमें होगा? जिसमें S वाला जीन उपस्थित है और वो भी समयुग्मजीय स्थिति में, उसी में ये रोग होगा, बाकी में नहीं होगा। तो बाकी में क्या होगा? फिर बात करेंगे उसके आगे। देखें इधर, तो इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका 11वें गुणसूत्र, उसके 11वें गुणसूत्र, किसका गुणसूत्र? हीमोग्लोबिन का 11वां गुणसूत्र, उसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठा अमीनो एसिड, छठे नंबर का जो अमीनो अम्ल है, उसमें GAG की जगह पर GUG। मैं इसको समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक खाली स्लाइड लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बाद में उसको पढ़ लेंगे वैसे भी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। दात्र कोशिका रक्त अल्पता। तो यहां पर दात्र कोशिका रक्त अल्पता आपका रोग है। ये रोग किस में होगा? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। और इस रोग में होता क्या, अभी तो ये भी नहीं बताया मैंने, मैं वो भी बताऊंगा आपको इसमें हो क्या रहा है। तो यहां पर सबसे पहले इस रोग के अंदर आपका हीमोग्लोबिन
का 11वां गुणसूत्र, हीमोग्लोबिन का 11वां गुणसूत्र, और हीमोग्लोबिन के 11वें गुणसूत्र की बीटा ग्लोबिन चेन, ये बीटा लिखा हुआ है, इसको बीटा कह रहे हैं, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की। तो सुने ध्यान से, क्या है, हीमोग्लोबिन का 11वां गुणसूत्र और उसकी जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है, इसका छठा अमाइनो एसिड। देखिए, ये अमाइनो एसिड की श्रृंखला होती है जिससे ये प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड से बनेगा। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं, 1 है, 2 है, 500 से ज़्यादा अमीनो एसिड यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो ये एक एक जो गोला है, एक एक अमीनो अम्ल है। हर एक अमीनो अम्ल में एक कोडोन होता है। कोडोन की बात हम करेंगे किसी और लेक्चर में। यहाँ कोडोन अगर आपने पढ़ रखे हैं पहले तो आपको आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमने कोडोन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कोडोन की। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये छठा जो कोडोन है यहाँ पर होगा GAG। यहाँ पर उपस्थित है GAG, परंतु होता क्या है, इसके अंदर उत्परिवर्तन होता है। GAG में GAG के स्थान पर, इस A के स्थान पर आ जाता है U और बन जाता है GUG। GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, ये कोड करता है एक अमीनो अम्ल जिसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड को। परंतु वैलिन, ये GUG कोड करता है वैलिन को। तो यहां पर एक अमीनो एसिड था, उसकी जगह पर दूसरा आ गया, और यहां पर GAG की जगह पर GUG आ गया है, ठीक है। तो जैसे A के स्थान पर U आया, सिर्फ इतना सा, देखिए यहां पर 500 से ज्यादा अमीनो अम्ल, यहाँ पर अमीनो अम्ल तो वैसे 20 ही हैं, लेकिन ये कोडोन जो है मैं बता रहा हूँ, ये 500 से ज्यादा है लगभग अमीनो अम्ल, और हर एक के अंदर 3-3 नाइट्रोजन चार, तो कितने सारे होंगे, गुणा कर दे 3 से। और उसके बाद सिर्फ एक चेंज हो रहा है, सिर्फ एक बदलाव आ रहा है, और वो एक बदलाव क्या है, छठा अमाइनो एसिड जो है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ रहा है, उसमें A की जगह पर U आ गया, और इसके आने के कारण आपका हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है। इससे होगा क्या, आपका हीमोग्लोबिन, अब बात यह है इससे हो क्या रहा है, इससे आपका हीमोग्लोबिन में विकृति आ जाएगी, और आपका हीमोग्लोबिन जब विकृत हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कहां पर है, आरबीसी के अंदर है। तो इस स्थिति में आपकी आरबीसी भी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। वैसे आरबीसी होती कैसी है, आरबीसी लाल रंग की होती है, मैं इसको लाल ही करूंगा, और बाइकॉन्केव, उभयावतल, आपकी आरबीसी उभयावतल होती है। तो यहां पर आपकी आरबीसी होती तो ऐसी कुछ, ठीक है, इस तरह से दिखेगी, लेकिन होती तो गोल ही है। ये कुछ ऐसे, जैसे आपके पास में ये एक मेरा मास्क है, इस मास्क को मैंने गोल किया है, तो ये या तो इसको नहीं ले सकते, वैसे तो ये होगा नहीं, इसमें मोबाइल को ले सकते हैं। ये कैसा दिख रहा है आपको, ये चौकोर दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा आयताकार दिख रहा है आपको, ये आयताकार है, ये आयताकार दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो ये आयताकार है, परंतु अगर मैं इसको ऐसा रखूंगा तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये दोनों सतह से चपटा दिखाई देगा, ठीक है। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपने एक टॉफी खाई होगी, एक टॉफी एल्पेनलिबे नहीं खाई है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खरीद लें और खाएं। एल्पेनलिबे कैसे दिखती है, गोल होती है, लेकिन आप इस तरह से अगर करें उसको तो वो उसमें एक डिप्रेशन होता है, हल्का सा दबाव होता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी आरबीसी भी दिखती है, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, और अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो सांभर बड़ा खाया होगा आप लोगों ने। तो सांभर बड़ा किस तरह से गोल होता है, और बीच में वैसे उसमें छेद होता है ना, तो वो छेद इसमें नहीं होगा, बस ये माने वो अंदर गया हुआ है वहां से। तो इस तरह की आपकी आरबीसी होती है, लेकिन ये आरबीसी है तो कैसी, कुछ इस तरह की है, ठीक है। दोनों ही शेप आरबीसी के हैं, और जब आपको हीमोग्लोबिन विकृत होगा तो आपकी आरबीसी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। आपकी आरबीसी कुछ इस तरह की हो जाएगी, हसियाकार। हसिया देखा होगा आप लोगों ने, हसिया वो जो घास काटने का आता है, कुछ इस तरह का होता है, एक डंडा होता है और उसके ऊपर कुछ इस तरह से
ये लगा रहता है, ठीक है। तो आपकी आरबीसी भी ऐसी होगी, ये हसियाकार। तो हसियाकार होने के कारण ही इसे सिकल सेल, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब है हसिया, ठीक है, सिकल का अर्थ है हसिया। तो यहाँ पर आपकी आरबीसी हसियनुमा हो जाती है, हसिये की आकृति की हो जाती है, और इसको कह रहे हैं दात्र कोशिका रक्त अल्पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है समझ में आया आप लोगों को? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इस स्थिति में, ऐसी विकार में क्या हो रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन, हमारे हीमोग्लोबिन का जो 11वां गुणसूत्र है उसकी बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का 6ठा नंबर का जो अमाइनो एसिड है, जो कोडोन है, ठीक है, इसमें GAG के स्थान पर GUG आ जाता है। यहाँ पर GAG के स्थान पर GUG आ जाएगा। तो A को U ने प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, A को प्रतिस्थापित किया है U ने, ठीक है। तो सिर्फ मैं अगर U लिखता हूँ तब भी चल जाएगा काम, लेकिन मैं यहाँ पर GUG ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो GUG हो जाएगा। वैसे G नहीं हट रहा, G तो पहले भी था अभी भी है, बस A के स्थान पर U आ रहा है, ठीक है। चले, तो ये हो गया। अब ऐसी विकृत आरबीसी, ऐसी विकृत आरबीसी, ऐसा विकृत हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता। अब ये आपके ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा, और जब ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा तो उस स्थिति में आप श्वसन कैसे करेंगे? और इसी को आप कह रहे हैं खून की कमी। खून की कमी इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, आप खून की कमी के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लेते हैं, किसको कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम बात करेंगे। अब एक बात और, यहाँ पर होता किसको ही है, यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाहूँगा। जैसे आपके पास में 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली स्थिति HbA, A जीन है, ये जो A और S में लिख रहा हूँ ये जीन है, और Hb हीमोग्लोबिन है। दूसरी स्थिति है HbA HbS, और तीसरी स्थिति है HbS HbS, ठीक है। तो यहाँ पर HbA HbA जिसमें है, वे यहाँ पर सामान्य होंगे। ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है, ये चाहे नर है या मादा, ये बिल्कुल ही सामान्य है, ठीक है। HbA HbA स्थिति वाले सामान्य होंगे। HbA HbS स्थिति वाले यहाँ पर वाहक होंगे, ये है वाहक, ठीक है। क्योंकि उनके पास देखें A है ना, तो ये इस A को अगली पीढ़ी में पहुंचा सकते हैं। कैसे, बात करेंगे हम आगे। अभी एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये यहाँ पर होगा। और HbS HbS वाले, अगर किसी में SS जीन है हीमोग्लोबिन पर, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति ग्रसित होगा। और ग्रसित में क्या होगा, उसमें हीमोग्लोबिन का जो 11वां गुणसूत्र है उसकी बीटा ग्लोबिन चेन में 6ठा अमाइनो एसिड जिसमें GAG है, A की जगह पर U आ जाएगा। ये कब आएगा? जब ये SS स्थिति समयुग्मजी होगा। तो यहाँ पर ये कैसे है, समयुग्मजी, ये यहाँ पर समयुग्मजी है, लेकिन वो समयुग्मजी क्या है, AA। यहाँ पर ये विषम युग्मजी है, यहाँ पर विषम युग्मजी अवस्था है, और जो कौन सी है, AS, ठीक है। और यहाँ पर अब स्थिति है समयुग्मजी, यहाँ पर समयुग्मजी स्थिति है, और ये है आपके SS, ये आपके यहाँ पर SS स्थिति होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से किस में होगा ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलें आगे, यहाँ हम बात करेंगे आगे इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप क्रॉस करवा रहे हैं एक ऐसे नर और एक ऐसे मादा की, जहां नर और मादा जो है उनमें नर है HbA HbS अर्थात वाहक, और मादा भी है HbA HbS। तो यहां पर नर और मादा दोनों ही वाहक है, यहाँ नर भी वाहक है और मादा भी वाहक है, दोनों ही यहाँ पर अगर वाहक होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, क्रॉस करवाएं, युग्मक जो बनेंगे तो अलग अलग होंगे ना, ये अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ इसको अलग करते हैं। HbA HbS HbA HbS, ठीक है। तो यहाँ पर HbA HbA, अब यहाँ हमें नर मादा नहीं देखना है, ध्यान रखें। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें से कौन नर होगा कौन मादा होगा, ये बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे,
ठीक है, तो यहाँ पर तो हम बस इतना देख रहे हैं कि इनमें बनेंगे क्या, वो वाहक होंगे, वो ग्रसित होंगे या सामान्य होंगे। तो यहाँ पर बन गया ये आपके HBA, HBA, ठीक है। दूसरी स्थिति में इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, तो इन दोनों क्रॉस होगा तो यहां बनेगा HBA, HBS, ठीक है। यहां इसका क्रॉस करवाते हैं अब इसके साथ, तो यहां मिलेगा आपको HBA, HBS। तो यहां इस प्रकार आपको HBA, HBS फिर से मिल गया, और यहां जब इसका क्रॉस होगा इसके साथ HBS, HBS। अब ध्यान से देखें क्या मिला है आपको। आपने जो ये क्रॉस करवाया है, जो संकरण करवाया है, ये जो जनन करवाया इन दोनों के मध्य, संकरण तो नहीं करे इनको, लेकिन जो जनन आपने करवाया है यहाँ आपको प्राप्त क्या हुआ है, इसमें आपको प्राप्त हुआ है ये 25%, ये यहाँ पर 25% आपको मिले हैं सामान्य। अब वो नर है या मादा है वो हमें अभी लेना देना नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बस आप ये देखें ये अभी क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर सामान्य है। ये देखें इन्हें, ये क्या है, ये ग्रसित, ये क्या है HBS, HBS है ना, तो ये ग्रसित हो जाएंगे। ये कितने प्रतिशत है, ये यहाँ पर 25% होंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये थोड़ी सी स्थिति आप ध्यान से देखें। इस स्थिति में ये है यहाँ पर 50%, और ये 50% वाहक है। यहाँ पर 50% संभावना है वाहक के होने की, 25% संभावना है सामान्य के होने की, और 25% संभावना होगी ग्रसित व्यक्ति के होने की। ठीक है, ये कब है, जब आप वाहक नर और वाहक मादा के मध्य जनन करवाते हैं। तो सिंपल सा ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने आपको बताई है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो संबंधित है, ये सारी इंफॉर्मेशन संबंधित है सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्त अल्पता से जुड़ी हुई है। यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा डिजीज है, जो हमारा नेक्स्ट विकार है, रंजकहीनता। अब हम बात करेंगे रंजकहीनता की। दात्र कोशिका रक्त अल्पता यहाँ पूरा हो चुका है, हम बात करेंगे रंजकहीनता की। इससे पहले ठीक है, यहाँ पर और कोई दूसरा अभी बीच में नहीं है, हम इसी की बात करेंगे रंजकहीनता में। इसे सूरजमुखीता भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह रोग है, ये विकार है, तो इससे ग्रसित व्यक्ति की त्वचा, उसके बाल, उसके आंखों का रंग, आंखों में नेत्र की जो पुतलियां हैं उनका रंग पीला, सफेद या कुछ गुलाबी सा दिखाई देने लगता है। और यह रोग एक अप्रभावी जीन द्वारा निर्धारित होता है। यदि यह जीन उपस्थित है तो उसमें एक एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज। उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज, जो टायरोसिन को चेंज कर रहा है मेलानिन के अंदर। अभी मैंने बताया था, आप याद करें, अभी तो नहीं लेकिन पिछली स्लाइड में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक रोग आपने पढ़ा था, आप याद हो तो। उस रोग का नाम था, मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं, यहीं पर बताता हूं आपको। इसको चेंज करना पड़ेगा कलर इसका। तो रोग था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलेनिन से निर्माण हो रहा था टायरोसिन का, और इसके लिए एंजाइम उत्तरदायी था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और मैंने बताया था ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन में बदल रहा है, और टायरोसिन आगे आपके कई फंक्शंस करता है, कई सारे कार्य करता है। तो उनमें से एक कार्य है मेलानिन का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर अगर मेलानिन का निर्माण नहीं हो रहा है, मेलानिन आपके त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है, मेलानिन उत्तरदायी है आपके त्वचा के रंग के लिए। तो यहाँ पर अगर टायरोसिनेज एंजाइम अनुपस्थित है तो टायरोसिन से मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन नहीं बनेगा तो आपके त्वचा के रंग नहीं आएगा और आपको रंजकहीनता आ जाएगी। ठीक है, बस ये इतना सा है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं। एक छोटा सा
टॉपिक था, एक छोटा सा विकार था, जिस विकार के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से फिनाइल एलेनिन फिनाइल कीटोन यूरिया से संबंधित है, ये भी उसी से कुछ जुड़ा हुआ है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वर्णांतता, ये वर्णांतता काफी इंपॉर्टेंट है। वर्णांतता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्णांतता और हीमोफीलिया बिल्कुल एक जैसे हैं। वर्णांतता और हीमोफीलिया बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के समान हैं। जो स्थिति वर्णांतता में है वही स्थिति हीमोफीलिया में भी। यदि आपने हीमोफीलिया को समझ लिया अच्छे से तो आपको वर्णांतता भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के सवाल परीक्षा में बन सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आपको एग्जाम में दे दिया वर्णांतता क्या है समझाइए, इतना सा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, कई तरह की स्थितियां होती, कई तरह की कंडीशंस आपको दे सकते हैं। ठीक है, यदि नर ऐसा है तो क्या होगा, यदि मादा ऐसा है तो क्या होगा, यदि मादा वाहक है या नर ग्रसित है, यदि दोनों ही ग्रसित है या दोनों ही वाहक हैं, तो कुछ भी स्थिति आपको दी जा सकती है परीक्षा में। तो आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करें, तभी आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर बात करेंगे वर्णांतता की। वर्णांतता में होता क्या है, पहले तो इसकी इन्फॉर्मेशन। वर्णांतता एक अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित हो रही है जो X के ऊपर उपस्थित है। यह लिंग सहलग्न विकार है और X के ऊपर उपस्थित होता है। यदि किसी व्यक्ति को वर्णांतता है तो वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। देखें यहाँ पर हरा रंग और यहाँ लाल रंग, तो हरे रंग और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है, उसका छोटा सा कारण है। यदि पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अगर नेत्र की संरचना पढ़ी है तो आप इसको अच्छे समझ पाएंगे, और आपने अगर नेत्र की संरचना नहीं पढ़ी है तब भी समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, सुने ध्यान से। हमारे नेत्रों में रेटिना पर, हमारे नेत्रों में एक परत है जिसका नाम है रेटिना, सबसे अंदर की ओर। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं उन दो प्रकार की कोशिकाओं में से एक होती है शलाका, एक होती है शंकु। शलाका को कहते हैं रॉड, छड़, और शंकु को कहते हैं कोन इंग्लिश में। ये इंग्लिश के नाम मैंने बताया आपको। ठीक है, आप सोचे शलाका क्या शंकु, तो आप समझ जाएंगे, मैं तो पढ़ा है। अब शलाका क्या होता है, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जाती है। तो शलाका जो रॉड होती है, ठीक है, छड़ जिसको कहते हैं, उस प्रकार की कोशिकाएं दिखती है। और शंकु जो शंकुनुमा कोशिकाएं। तो यहाँ पर शंकु हमारे काम के हैं। शंकु तीन प्रकार के होते हैं। शंकु तीन प्रकार के होते हैं। शंकु तीन प्रकार के हमारे नेत्रों में, रेटिना में तीन प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। और ये तीन प्रकार के जो शंकु हैं, ये शंकु कौन से हैं, इनके नाम हैं क्लोरोलैब, साइनोलैब तथा एरिथ्रोलैब। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रकार के शंकु आपके नेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्लोरोलैब, साइनोलैब तथा एरिथ्रोलैब। अब क्या मतलब है इनका, मैं बताऊंगा आपको इसमें। इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्लोरोलैब, सबसे पहले एरिथ्रोलैब। एरिथ्रोलैब जो लाल रंग के शंकु होते हैं, ठीक है, लाल रंग को पहचानने के लिए। ठीक है, एरिथ्रोलैब जो लाल रंग के शंकु हैं, ये एरिथ्रोलैब जो शंकु है वो लाल रंग को पहचानने के लिए है। लाल रंग में लाल रंग को पहचानते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे दूसरे की, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरोलैब की, तो क्लोरोलैब हरे रंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोरोलैब हरे रंग के शंकु हैं जो हरे रंग को पहचानने का कार्य करते हैं। इनके विभेदन का कार्य यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और तीसरा अंतिम ये है साइनोलैब। साइनोलैब ब्लू रंग, ये है नीले रंग के लिए। आपने कभी पढ़ा होगा साइनोफाइसी, तो यहाँ पर ये नीला रंग, नीले रंग के पहचानने के लिए है। तो आपके नेत्रों में तीन रंगों को पहचानने के लिए शंकु पाए जाते हैं, और वो तीन रंग कौन कौन से हैं, हरा रंग, नीला रंग तथा लाल रंग। देखो नाम से, बायोलॉजी के अंदर ये अच्छी चीज है कि आप नाम से चीजों को समझ सकते हैं, नाम से पता कर सकते हैं वो किसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे क्लोरोलैब, तो क्लोरो वर्ड, क्लोरो शब्द हमेशा उपयोग में लिया जाता है हरे रंग के लिए। साइनो शब्द
हमेशा उपयोग में लिया जाता है नीले ब्लू कलर के लिए, नीले रंग के लिए, और इरिथ्रो शब्द का उपयोग किया जाता है लाल के लिए। जैसे आपके शरीर में इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, लाल रुधिर कणिकाएं, इनको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रो लाल रुधिर कणिका है तो लाल रंग की। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा साइनोफाइसी, साइनोफाइसी जो शैवाल है, तो साइनोफाइसी जो नीले रंग की होती है तो साइनोफाइसी कह रहे हैं उसको। इसी प्रकार से क्लोरोफाइसी जो हरी शैवाल है उसको क्लोरोफाइसी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरो शब्द हरे के लिए, साइनो शब्द नीले के लिए, और इरिथ्रो शब्द का उपयोग किया जाता है लाल के लिए। तो इस प्रकार से हमारे रेटिना में 3 मुख्य रंगों को पहचानने के लिए शंकु पाए जाते हैं, और ये जो शंकु हैं ये हरे रंग को पहचानते हैं, लाल को पहचानते हैं, नीले को। लेकिन यदि आपको वर्णांधता है, यदि आपको वर्णांधता है, आपके ये जीन उपस्थित है एक्स गुणसूत्रों के ऊपर, तो उस स्थिति में आपको ये 2 शंकु अनुपस्थित होंगे। कौन कौन से? क्लोरोलैब और इरिथ्रोलैब। आपके जो शंकु अनुपस्थित होंगे वो शंकु कौन से होंगे यहाँ पर? वो होंगे क्लोरोलैब तथा एरिथ्रोलैब। यहाँ पर क्लोरोलैब और एरिथ्रोलैब, ये दोनों यहाँ पर अनुपस्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सरल सा समझे आप, तो जब क्लोरोलैब और एरिथ्रोलैब अनुपस्थित हैं तो आप कैसे विभेदन करेंगे लाल और हरे रंग में? आपको लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं हो पाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा लाल कौन सा और हरा कौन सा। इसीलिए पहले, कुछ समय पहले जो वर्णांधता, जिन लोगों को वर्णांधता है उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये रूल शायद चेंज हो गया, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैंने जैसा न्यूज़ में देखा शायद कहीं पर, तो ये नियम चेंज हो गया या फिर इसको चेंज करने वाला है, ऐसा कुछ है अभी। तो एक, लेकिन ये नियम, ये कंफर्म है कि ऐसा नियम था, ये चेंज हुआ है या होने वाला है ये कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा नियम था कि जिन लोगों को वर्णांधता है उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। क्योंकि आप देखें आपके सिग्नल पर जो लाइट होती है वो लाल होती है, ऑरेंज होती है और हरी होती है। ऑरेंज तो वैसे भी काम की नहीं है, वैसे काम तो है उसका, लेकिन हम लोग उसको फॉलो ही नहीं करते। मैं तो करता हूँ, अब आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो कई लोग जो है वो उसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर लाल रंग जो रुकने का इशारा करता है, हरा रंग जो चलने का इशारा करता है, जिसको वर्णांधता है वो कैसे पता चलेगा? लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आजकल नियम चेंज हो गए, आजकल नियम थोड़ा सा उन्होंने लोगों ने चेंज किया, इन्हीं लोगों के लिए चेंज किया है। वो क्या किया है, तीर के निशान आते हैं, आप देखें ध्यान से, लाइट में पहले लाइट लगती थी लेकिन आजकल वहां पर तीर के निशान आते हैं, किधर इधर जाना है, सीधा जाना है या रुकना है। तो उसी रंग के तीर के निशान या कोई भी सिंबल बना हुआ आता है, तो ये लोग कम से कम सिंबल तो देख सकते हैं, रंगों में विभेदन ना कर पाए परंतु सिंबल देख सकते हैं। इसीलिए ये नया लागू किया है कि सिंबल आएंगे और इससे इन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा, क्योंकि इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए। वैसे इसका नुकसान काफ़ी बड़ा है अगर ये लोग उसमें विभेदन नहीं कर पाए तो लेकिन फिर भी छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान, वो ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है उन लोगों के साथ में। इसलिए ये चेंज थोड़ा सा किया है। तो वर्णांधता क्या है समझ में आया आप लोगों को? चलिए बात करते हैं वर्णांधता के आगे की। ये होता किस प्रकार है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, हाइपरट्राइकोसिस और हंटिंगटन कोलेरा। इससे पहले हम वर्णांधता की बात करते हैं। एक नई स्क्रीन लेकर इस पर देखें ध्यान से। यदि एक नर है, सामान्य नर है, ठीक है, सामान्य नर का मतलब क्या है, 44 प्लस XY, और इसका विवाह होता है एक वाहक मादा से, एक वाहक मादा, ठीक है, एक वाहक मादा, जैसे 44 प्लस XX, तो इसके X गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होगा जीन, यहाँ पर ये जीन उपस्थित है। अब आप जन्म करवाएं इनका, तो इनमें संभावना क्या होगी, जब आप इनका क्रॉस करवा रहे हैं तो इनमें संभावना होगी, जैसे करते हैं X, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको लिख देते हैं X, ये भी XX, लेकिन यहाँ पर छोटा सा चेंज है, इसके ऊपर ये जीन उपस्थित होगा। यहाँ Y
के साथ ये x और यहाँ पर इस y के साथ इस x को हम लेते हैं, तो यहाँ पर x और y आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x y, तो ये जीन उपस्थित है। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है, आप देखें ध्यान से, ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसी हीमोफीलिया में पड़ी थी। आप लोगों को अगर हीमोफीलिया याद है तो बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो जैसा हीमोफीलिया में पढ़ा था, ये क्या है, यहाँ पर 25%। देखिए आपने क्या किया है, पहले तो ये पता होना चाहिए, आपने सामान्य नर का विवाह किया है एक वाहक मादा से। अगर ऐसा हो रहा है तो इस स्थिति के अंदर यहाँ पे मादा वाहक कैसे है, क्योंकि इसमें एक्स के ऊपर इसका जीन उपस्थित है। मैंने आपको पहले बताया था ये एक अप्रभावी है। फिर से सुने, मैं फिर से बताता हूँ आपको, हीमोफीलिया में मैंने बताया था, लेकिन ये नया लेक्चर है, मैं इसको मैं फिर से बताता हूँ आपको। जब हम बात कर रहे हैं अप्रभावी लिंग सहलग्न जीन की, तो यदि एक एक्स पर उपस्थित होगा, यदि वह एक एक्स पर उपस्थित है, तो उस स्थिति के अंदर एक ही एक्स पर है, तो उस स्थिति में वो वाहक होगा, और दोनों एक्स पर है तो वो ग्रसित होगा। ठीक है, लेकिन नर में तो एक ही एक्स होता है, तो इस पर अगर है तो वो ग्रसित ही होगा। तो यहाँ पर 25% ये सामान्य, ठीक है, ये सामान्य मादा, तो यहाँ पर 25% सामान्य मादा होने की संभावना है। उसके अलावा यहाँ पर ये 25%, फिर से ये 25% है, और ये 25% क्या है, ये है तो मादा एक्स और एक्स है, तो जीन भी उपस्थित है, तो ये इसके समान है बिल्कुल। तो ये क्या हो गई, वाहक मादा। तो यहाँ पर वाहक मादा होने की संभावना भी कितनी है, 25%। यहाँ पर नर के होने की संभावना, सामान्य नर, ये नर कैसा है, सामान्य नर, इसकी संभावना भी कितनी है, 25%। और इसी प्रकार यहाँ इसकी होने की संभावना भी 25%। और ये है क्या, ये है ग्रसित नर, तो यहाँ पर ये ग्रसित नर है। तो यदि एक सामान्य नर का विवाह एक वाहक मादा से होता है, तो उसमें 25% ग्रसित नर होने की संभावना है, 25% सामान्य नर होने की संभावना है, 25% सामान्य मादा होने की संभावना है, 25% वाहक मादा होने की भी संभावना है। यहाँ पर ये जो जीन है, ये जीन यहाँ पर उपस्थित है, और इसके साथ में यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी उपस्थित है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्या संभावना होगी, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये मादा में नहीं होगा। मैंने कहा ना, कंडीशन बिल्कुल वैसी है, स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी स्थिति आपको मिली थी हीमोफीलिया के अंदर। जैसा हीमोफीलिया में हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। ठीक है, क्रॉस करवाते हैं। जैसे मादा में कब होगा, तो अगर हम मादा की बात करते हैं तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं, आपके पास में अब सेम कलर लेकर चलते हैं। आपके पास में वाहक नर है, जो नर है वो कैसा है, वाहक, और मादा भी कैसी है, वाहक। तो वाहक नर का विवाह यदि वाहक मादा के साथ होता है, तो यहाँ पर 44 प्लस XY, और यहाँ पर 44 प्लस XX। ठीक है, यहाँ पर 44 प्लस XX और 44 प्लस, तो ये भी, अच्छा ये वाहक तो नर हो ही नहीं पाएगा ना, एक स्थिति सिंपल सी मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा ना, नर वाहक नहीं होगा। नर ग्रसित है, लेकिन वो वाहक की तरह बिहेव तो करेगा, है ना, लिखा हुआ ऐसा गलत नहीं था ये ना, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वाहक तो ही वो पहुंचा तो रहा है, लेकिन वो ग्रसित भी होगा। यहाँ पर वाहक नर, स्पेशली सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता ये नर सिर्फ वाहक है, जैसे मादा के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो मादा सिर्फ वाहक है, वो ग्रसित नहीं है, लेकिन नर के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो नर वाहक है, ग्रसित नहीं है। यदि किसी नर में ये जीन उपस्थित है, ठीक है, तो वो नर ग्रसित होगा, लेकिन वाहक तो होगा ही ना, वो पहुंचा तो रही है उसको आगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रसित नर है जिसका विवाह हो रहा है वाहक मादा से। दोनों के मध्य क्रॉस करवाएं, जब आप इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ कर लेते हैं इसको। ये x, उस x के साथ में इसके ऊपर भी जीन लेकर आ जाते हैं हम। ठीक है, ये जीन इसके ऊपर उपस्थित है, बाद में इसका कलर चेंज कर देंगे, सेम कर देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये x और ये x क्या स्थिति है यहाँ पर। ठीक, मैं एरो बना देता हूँ पहले एक बार, ये x और इसके साथ में ये वाला x। ठीक है, इसके साथ में ये, और इसके साथ में अब ये। ठीक है, तो स्थिति क्या होगी,
स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये x x, यहाँ पर क्या है, ये दोनों x x होंगे और इनके ऊपर जो जीन उपस्थित होगा, यहाँ पर दोनों ही x x हैं और इसके ऊपर एक ही जीन उपस्थित होगा, एक के पास ये जीन है। यहाँ अगर बात करें तो ये x और x दोनों के पास में इसके जीन उपस्थित होंगे, दोनों x पर इसके जीन उपस्थित होंगे। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ तो आपके पास में एक y और एक x है, तो ये एक x और एक y, दोनों के ऊपर जीन उपस्थित नहीं है। और यहाँ अंतिम अगर हम बात करें तो यहाँ पर y के साथ में x, तो x और ये y, ठीक है, तो यहाँ पर ये जीन उपस्थित है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हुई है, जब इस स्थिति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जीन यहाँ पर उपस्थित था और यहाँ पर उपस्थित था। कहाँ कहाँ आया, इसके अंदर आया है और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका जीन यहाँ से इसके साथ आया है, ठीक है, और यहाँ से इसके पास भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति क्या है, अब आप स्थिति देखें, स्थिति किस तरह की है। ये क्या मिला है आपको, ये होंगे 2x है तो मादा होगी और एक ही x पर इसका जीन उपस्थित है। जब एक ही x पर इसका जीन उपस्थित है तो उस स्थिति में ये मादा वाहक हो जाएगी, तो यहाँ पर वाहक मादा। ये स्थिति देखें, ये स्थिति की, ये वही स्थिति जो जिसके लिए आपने क्रॉस करवाया है, जिसके लिए आपने यहाँ इनका जनन करवाया है, तो वही स्थिति आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति है यहाँ पर ग्रसित मादा की। तो यहाँ पर आपको मिली है ग्रसित मादा, लेकिन कितने प्रतिशत, ये है 25%, ये भी है 25%, ये भी यहाँ पर 25% और ये भी यहाँ पर 25%। ये क्या है, ये है आपके XY है, दोनों में किसी पर भी जीन उपस्थित नहीं है, तो ये सामान्य नर, यहाँ पर यह सामान्य नर है और ये यहाँ पर ये है ग्रसित नर। तो समझ में आई कंडीशन, आपको सिंपल सी स्थिति है। आपको वर्णांतता में कोई भी स्थिति मिल सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको कंडीशंस को फॉलो करना है, कंडीशंस को आपको ध्यान रखना। अगर आप कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पर स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर सामान्य नर का विवाह यदि सामान्य वाहक मादा से होता है, सामान्य नर का विवाह वाहक मादा से होता है तो क्या स्थिति होगी, ग्रसित नर का विवाह यदि वाहक मादा से होता है तो क्या स्थिति होगी, ये सारा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और वर्णांतता में क्या होता है, ऐसे लोग जिनमें ये जीन उपस्थित होगा, ठीक है, जिनमें ये जीन उपस्थित होगा, उनमें उपस्थित का मतलब क्या है, मादा में दोनों एक्स पर होना चाहिए और नर में अगर उपस्थित है तो उसमें नेत्र में रेटिना पर शंकु अनुपस्थित होंगे। कौन से शंकु, जो हरे रंगों को पहचानते हैं क्लोरोलैब, और वे शंकु जो लाल रंग को पहचानते हैं इरिथ्रोलैब। तो लाल व हरे रंग में विभेदन करने वाले शंकु इन व्यक्तियों में अनुपस्थित होंगे। ठीक है, ये था आपका वर्णांतता। चलिए आगे बात करते हैं हम हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस कोई ऐसा विकार नहीं है जिसमें शरीर को कोई नुकसान हो, ये बस एक स्थिति है। ये अप्रभावी और लिंग संलग्न है, ये वाई पर होता है, ये वाई गुणसूत्र में उपस्थित होगा वैसे ये, तो हम यही बात करेंगे, लिंग संलग्न है और ये वाई पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो वाई पर है, जब होगा तो प्रदर्शित तो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रभावी और प्रभावी को नहीं भी देखें, काम चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वाई के ऊपर है ये, तो वाई पर है, जिस पर भी होगा ये दिखाई देगा, क्योंकि वाई तो एक ही होता है ना, नर में होगा मादा में नहीं होगा, ये नर में है मादा में नहीं है। ठीक है, और किसी भी नर में है तो उसकी संतान में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, संतान नर संतान, उसकी नर संतान में, क्योंकि देखो आप अगर कोई भी नर है जिसके अंदर, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, XY है, Y के ऊपर जीन है, तो ये Y तो अगले में जाएगा ना, है ना, जब भी कोई नर होगा इसका तो यहाँ पर XY ना, तो या इसका भी अगर इस X का होगा तो XY, तो Y के ऊपर तो उपस्थित ही है, Y के ऊपर तो ये उपस्थित है यहाँ पर, तो Y के ऊपर जब उपस्थित है तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे, तो यहाँ पर Y पर उपस्थित है और दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर इसमें कान पर बाल होते हैं, कर्ण पल्लवों पर,
ठीक है। तो जो बाह्य कर्ण पल्लव, जो हमारा कर्ण पल्लव है, यहाँ पर लंबे लंबे बाल होते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों के, तो जिनके हैं उनके अगली संतान के, नर संतान के भी होगा। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हंटिंगटन कॉलेरा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हंटिंगटन कॉलेरा क्या है? ये अलिंग गुणसूत्र, चौथा गुणसूत्र के कारण होता है। इसके लक्षण अधेड़ उम्र में 35 साल 40 साल की आयु के पश्चात दिखाई देना शुरू करते हैं, उससे पहले इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। तो क्या होता है किसी व्यक्ति के अंदर, और ये नर में है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो ये नर में है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, और यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, जब एक व्यक्ति को है तो उसमें 35-40 वर्ष की आयु में मस्तिष्क के ऊतकों का हानि होना, उसका क्षरण होना, हास होना शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में एक धीरे धीरे वो मानसिक विकृति होती है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। गाँव में जनरली ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ पर ये कोई भूत प्रेत का साया, कोई प्रकोप वगैरह माना जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में है तो वह इसको अगली पीढ़ी में पहुँचा देता है, तो वह इसको अपनी अगली पीढ़ी में पहुँचा देता है, क्योंकि 35-40 वर्ष की आयु में जो होता है ना, इसका कैरेक्टर जो है, इसका लक्षण जो है वो 35 से 40 वर्ष की आयु में दिख रहा है, तब तक वह अपनी अगली पीढ़ी में इसको पहुंचा देता है, और अगली पीढ़ी में भी यही लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। तो यदि उसमें ये लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये चल रहा है इस तरह से, या उसकी जनरेशन में कभी दिखाई दे रहा है, तो उसमें फिर ये माना जाता है कि इनके घर पर, इनके खानदान पर, इनके परिवार पर कोई प्रकोप है, कोई साया है, कोई भूत है इनके घर में। इसीलिए एक निश्चित आयु के पश्चात इनके घर में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक विकार था जिसकी बात हमने की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हम पहले पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम फिर से बात नहीं करेंगे। बस यहाँ पर मैंने फिर से इसलिए लिया है क्योंकि ये इसी से संबंधित है, मेंडेलिय विकार है। तो मेंडेलिय विकार में हीमोफीलिया है, लेकिन हीमोफीलिया को हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया की भी हम बात पहले कर चुके हैं, और आज भी इस लेक्चर में भी हमने इसकी बात की। इसमें भी हमने पढ़ा किस प्रकार से फिनाइल कीटोन यूरिया आपके हानि पहुंचा रहा है शरीर में, मस्तिष्क में, ऊतकों में जमा हो जाता है फिनाइल पायरुवेट के रूप में। वो सभी बात हमने की थी। और टायरोसिन में भी, वैसे तो सामान्यतः टायरोसिन में इसको परिवर्तित हो जाना चाहिए, परंतु ये नहीं हो रहा है यहाँ पर टायरोसिन में परिवर्तित। तो ये सारे मेंडेलिय विकार है जिनकी बात हमने की है। तो आप याद रखें इन सभी को, समझें इनको। लगभग सभी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब अन्य कई विकार और हैं, जैसे गुणसूत्रीय विकार हैं, जिनकी बात हम हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।